कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर के नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट दिख रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पाकिस्तान के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहा कि मीटिंग में हुर्रियत को क्यों नहीं बुलाया गया। तो पाकिस्तान के मंत्री ने यह कहा है कि आखिर हुर्रियत को इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। इससे आप पाकिस्तान की जो बौखलाहट है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और सवाल यह भी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भारत का अंदरूनी मामला, और देखिए पाकिस्तान किस तरीके के बयान दे रहा है। वहां के मंत्री ने यह बात कही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का अलगाववादी संगठन है जिसके नेताओं पर पाकिस्तान के एजेंडे के तौर पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। उसके एजेंट के तौर पर कई नेता तो जेल में है इस वक्त। और ऐसे में आप देखिए पाकिस्तान किस तरीके से उनके प्रति सहानुभूति एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपना एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहा है। इस बैठक में उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया जो अलगाववाद को हवा देते रहे, यह कहना पाकिस्तान का। तो भारत के अंदरूनी मामले में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से दखल देने की यह कोशिश है। जम्मू कश्मीर जो भारत का है, उस मामले में अगर कोई बैठक होती है तो पाकिस्तान की तरफ से यह बयान बहुत ही निंदनीय है। यह पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है, यह बयान पाकिस्तान के मंत्री ने दिया है। अब देखना यह होगा कि इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है और जम्मू कश्मीर के जो तमाम अलग अलग दल हैं उनकी तरफ से क्या बातें कही जाती हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद करीब करीब सभी नेताओं ने कहा कि मीटिंग अच्छी रही, लेकिन इन सब के बीच महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से देखने को मिला। बीच मीटिंग में उन्होंने फिर से पाकिस्तान का नाम लिया। पीएम मोदी के साथ जब मीटिंग खत्म हुई तब सबके चेहरे पर खुशी थी। सबने कहा मीटिंग में बड़ी सकारात्मक बातें हुई, जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अच्छी बातें हुई। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बड़े कॉर्डियल माहौल में ये बात हुई है। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह की बैठक बुलाई गई। बहुत ही शांति से सभी की बातें सुनी हैं। मैं कह सकता हूं कि वो टुवर्ड्स पॉजिटिव लाइन था। अब सवाल ये है कि अगर बात भारत के जम्मू कश्मीर की हो रही है तो फिर भला इसमें पाकिस्तान का क्या काम? तो फिर भला बैठक में पाकिस्तान का नाम लेने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन नहीं, पाकिस्तान का जिक्र यहाँ किया गया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बिजनेस करने के, जैसे बॉर्डर पे पहले बिजनेस होता था उस तरह का बिजनेस शुरू करने की बात कही, व्यापार शुरू करने की बात की गई। पाकिस्तान से व्यापार शुरू करने जैसी बातें रखी। हाँ, ये पहले भी होता था। उन्होंने कहा इसको रोकना नहीं चाहिए था। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा। कहा पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते हैं, इसलिए उनसे भी बात होनी चाहिए। हालांकि उनकी बातों पर वहां चर्चा नहीं हुई। बीच में ही दूसरे नेताओं ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन कश्मीर के कद्दावर नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि मीटिंग में महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का जिक्र किया था। महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं। पर सर इस पर आपको भले ही गुलाम नबी धीरे से बात को छुपा गए, लेकिन महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम छुप नहीं पाया। महबूबा ने जब मीडिया से बात की तो यहाँ भी वो पाकिस्तान का नाम लेने से पीछे नहीं हटी। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम कोई नया नहीं है। कई बार वो भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान को शामिल करने की बात कह चुकी हैं। कई बार उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिससे भारत को तकलीफ होती है। 25 फरवरी 2019 को उन्होंने कहा था कि अगर 35A से छेड़छाड़ हुई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। 30 मार्च 2019 को बोली
370 खत्म तो जम्मू कश्मीर के साथ भारत का रिश्ता खत्म हो जाएगा। 22 अप्रैल 2019 को बोली, पाकिस्तान ने ईद के लिए परमाणु बम नहीं रखे हैं। 9 नवंबर 2020 को कहा, चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। 12 अप्रैल 2021 को बोली, पीएम को पाकिस्तान जाकर बात करनी चाहिए। और अभी की मीटिंग से पहले 22 जून 2021 को कहा कि तालिबान से बातचीत तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं। यानी जहां भी मौका मिलता है महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का जिक्र करना नहीं छोड़ती। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में भी वही हुआ। इस पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो वो सीधे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत की वकालत तो उन्होंने कर ही दी। खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं और इस चीज़ को मतलब डिनाई भी नहीं किया गया है। तो अगर इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है, हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छी बात ये होगी कि अगर दोनों मुल्क मिलके बातचीत के लिए एक माहौल बनाएं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। जाहिर है जो पाकिस्तान चाहता है वही भाषा कश्मीरी लीडरशिप की तरफ से दिखाई देती है। अच्छा होता अगर पीएम मोदी के साथ मीटिंग जम्मू कश्मीर के विकास, उसके भविष्य, वहां के आतंकवाद तक ही सीमित रहती, उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया जाता। देखिए पाकिस्तान की खुद की हालत कितनी खस्ता है। पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में जाएगा या फिर ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, इस पर आज शाम 6 बजे फैसला आना है। चीन की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह FATF की लिस्ट से बाहर आ जाए। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर निगाह रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक जारी है। चर्चा इस बात पर चल रही है कि पाकिस्तान का क्या किया जाए। 5 दिनों की ये बैठक वर्चुअली चल रही है। पाकिस्तान अपनी तरफ से लगातार कोशिशों में लगा हुआ है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल 5 देशों में से 4 देश पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ किए गए कामों से असंतुष्ट हैं। सिर्फ चीन ही है जो पाकिस्तान पर लगे आरोपों का बचाव कर रहा है। FATF की तरफ से पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी गई थी। कुछ पर तो उसने काम किया है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जो मुख्य मुद्दे थे उन पर संतोषजनक काम नहीं हुआ है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि फिलहाल पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल है। पाकिस्तान के लिए FATF पर गुजरता हुआ हर एक दिन बेहद भारी पड़ रहा है। एक तरफ से उसकी इकॉनमी पहले से ही ICU में शामिल है, वहीं दूसरी तरफ FATF की ग्रे लिस्ट में रहने से उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। FATF में रहना क्यों पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से पाकिस्तान को हर साल $10 बिलियन यानी करीब 74,220 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। साल 2018 से लेकर फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट की वजह से $30 बिलियन यानी 2.23 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है। दरअसल ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लोन लेने में बेहद दिक्कतें हो रही हैं। मुख्य रूप से जरूरतमंद देशों को IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देता है, लेकिन अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में है तो उसे ये लोन लेने के लिए बेहद मुश्किलें आती हैं। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इस मंच का उपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आरोप लगाया है कि भारत FATF के मंच का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर रहा है, लेकिन कुरैशी शायद ये भूल गए हैं कि ग्रे लिस्ट में वो भारत की वजह से नहीं बल्कि अपनी करतूतों की वजह से है। पीएम इमरान खान कई मंचों पर स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों के आपस में संबंध है। इमरान खान स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सेना ने 30,000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग दी है। भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तानी जमीन पर मौजूद आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। टेरर फंडिंग के कई मामलों में पाकिस्तानी बैंक फंसे हुए हैं।
पाकिस्तान की इन सारी करतूतों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इसके सबूत FATF के पास भी हैं, जिसमें 205 सदस्य हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सुधरने के लिए काम करने को कहा, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि अगर वो आतंकी संगठनों के खिलाफ काम अगर किया तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। सेना ऐसा करने नहीं देगी। तजाकिस्तान के दुशांबे में जो SCO की मीटिंग हुई, उसमें भारत के NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए और उन्होंने टेरर फंडिंग का मामला उठाया और साथ ही इससे बचाव के लिए एक्शन प्लान भी पेश किया। भारत की तरफ से पेश किए एक्शन प्लान में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेकर कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया गया है और इसके लिए SCO और FATF के बीच एक MOU साइन करने का भी प्रस्ताव दिया गया। जाहिर है पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव निपटे लगभग 2 महीने होने को हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच की राजनीतिक अदावत का असर अब तक दिख रहा है। बीजेपी में जमीनी स्तर पर भगदड़ की स्थिति है। जो कार्यकर्ता चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर गए थे, वो अब बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। लेकिन तृणमूल ने कार्यकर्ताओं की इस घर वापसी को शुद्धिकरण का नाम दिया और उस तथाकथित शुद्धिकरण के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है, हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। किसी पर सैनिटाइजर का स्प्रे करवाया जा रहा है, कहीं सामूहिक तौर पर मुंडन करवाया जा रहा है, तो कहीं तुलसी का पौधा थमाकर शपथ दिलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों बीजेपी कार्यकर्ताओं की तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी के नाम पर ये अजब गजब राजनीतिक तमाशा चल रहा है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान टीएमसी में मची भगदड़ के दौरान बीजेपी में चले गए थे, लेकिन इनकी हालत ये हो गई कि ना खुदा मिला और ना विसाले सनम। भारी भरकम प्रचार के बावजूद बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन गई। अब ये कार्यकर्ता कहीं के नहीं रहे, लिहाजा उन्हें लौटकर अपनी मूल पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस में ही आना पड़ा। लेकिन इस घर वापसी में उन्हें एक अलग तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में हुआ, बीजेपी में गए 150 कार्यकर्ताओं की जब टीएमसी में सामूहिक घर वापसी हुई तो पार्टी ज्वाइन कराने से पहले बाकायदा एक कैंप लगाया गया। सभी कार्यकर्ताओं को कतार में खड़ा किया गया, उनका सैनिटाइजेशन किया गया, उन पर बाकायदा सैनिटाइजर का स्प्रे किया गया, हाथ में टीएमसी का झंडा थमाया गया। ये सब हुआ बीरभूमि के जिले इस्लामाबाद इलाके में। टीएमसी के नेता इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया बता रहे हैं। হ্যাঁ, স্যানিটাইজার করা হয়েছে, আমরা ভুল করেছি। আমরা যে ভুলটা করেছি, হ্যাঁ, এখন সেই জন্য আমরা স্যানিটাইজার করা হয়েছে। এটা তো সামান্য স্যানিটাইজার করা হয়েছে, অনেক অনেক জায়গায় যেটা আমরা টিভিতে দেখছি। তারা যথেষ্ট ভালো আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছে, আমাদের গ্রামে কোনো ক্ষতি হতে দেয়নি কো। তা আশা করছি এখন যে ভুলটা করেছিলাম ওরা যেটা শুধরে নিয়েছে, এখন ওদের পাশে থাকাটাই আমাদের মনে হয় যেন খুব জরুরি, ওদেরকে সাপোর্ট করাটাই মনে হয় যেন আমাদের খুব জরুরি। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग इलाके में तो और भी गजब तमाशा हुआ। यहाँ बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटने वाले कार्यकर्ताओं का सामूहिक मुंडन करवाया गया और शुद्धिकरण के नाम पर उन पर गंगा जल छिड़का गया। आरामबाग के खानाकुल इलाके में करीब 200 कार्यकर्ता आरामबाग से सांसद अपरूपा पोद्दार की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने बालों की कीमत चुकानी पड़ी। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने के प्रायश्चित के तौर पर उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ा। तृणमूल सांसद का दावा है कि आरामबाग इलाके में करीब 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने टीएमसी ज्वाइन की है। ভুল করে তারা ওখানে চলে গেছে এবং আগামী দিনে তারা বলেছেন, তারা শপথ নিয়েছেন যে আমরা মমতাদির হাতকে শক্ত করব এবং যা ভুল করেছি মাথা ন্যাড়া করে গঙ্গা জল দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে তারা পাপ মুक्त হয়েছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে। लेकिन मयूरेश इलाके के कार्यकर्ता इस मायने में खुशनसीब रहे कि उन्हें अपना सिर नहीं मुड़वाना पड़ा। यहाँ लगभग 4000 कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए, लेकिन उन्हें भी एक शपथ से गुजरना पड़ा।
सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में तुलसी का पौधा थमाकर शपथ दिलाई गई। उन्हें याद दिलाया गया कि उन्होंने टीएमसी छोड़कर भूल की थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी में भारी अफरा तफरी मची है। बीजेपी ने दूसरी पार्टियों, खासकर टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दम पर ही ममता बनर्जी को चुनौती दी थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर में इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर नेता कूद फांद रहे थे, लेकिन अब आलम यह है कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को बड़ा जलील होना पड़ रहा है। सवाल ये कि आखिर शुद्धिकरण के नाम पर ये अपमान क्यों? बहरहाल हम आगे आपको दिखाने वाले हैं चीन की बुलेट ट्रेन वाली साजिश क्या है। देखते रहिए एबीपी न्यूज। चीन लगातार भारत से सटी सीमाओं पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब तो उस अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक बुलेट ट्रेन भी चीन ने पहुंचा दी है। तिब्बत में बुलेट ट्रेन शुरू हो चुकी है और उसका आखिरी स्टेशन अरुणाचल के बहुत करीब है। तिब्बत में चीन ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। ये उसी बुलेट ट्रेन की तस्वीरें हैं जिसकी शुरुआत की गई है। तिब्बत में चीन की ये पहली हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसके जरिए तिब्बत की राजधानी ल्हासा को नियंगची से जोड़ा जाएगा। नियंगची शहर भारत के अरुणाचल प्रदेश के करीब मौजूद है, यानी साफ तौर पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क पहुंचा दिया है। भारत के लिहाज से चीन की इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने का मतलब क्या है, इसे नक्शे के जरिए समझा जा सकता है, क्योंकि नक्शा देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की अरुणाचल सीमा तक चीन की बुलेट ट्रेन आने के मायने क्या हैं। नक्शे पर लाल घेरे में जो जगह आपको नजर आ रही है, ये वही नियंगची शहर है जहां तक चीन ने बुलेट ट्रेन को पहुंचाया है। और ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये भारत की सीमा है, यानी यहां से अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। अगर इसकी दूरी नापी जाए तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। नियंगची शहर से भारतीय सीमा करीब 44 किलोमीटर है, यानी अरुणाचल से सिर्फ 44 किलोमीटर दूर चीन अपनी बुलेट ट्रेन ले आया है। नियंगची तक आने वाली ये बुलेट ट्रेन सिचुआन तिब्बत रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है। ल्हासा नियंगची सेक्शन की लंबाई करीब 435 किलोमीटर है। किंगई तिब्बत रेलवे के बाद सिचुआन तिब्बत रेलवे तिब्बत में दूसरी रेलवे लाइन है। चीन ने इस बुलेट ट्रेन की शुरुआत सिर्फ दिखावे के लिए की है। इसके पीछे का उसका मकसद कुछ और ही है। दुनिया को वो संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसने बुलेट ट्रेन तिब्बत के लोगों के लिए शुरू की है, लेकिन असली बात कुछ और ही है। दरअसल चीन ने तिब्बत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का निर्माण सिर्फ और सिर्फ भारत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। ये चीन का एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ताकि भविष्य में अगर भारत के साथ युद्ध हो तो इस हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क का फायदा उसे मिल सके। चीन के इस असली मकसद का खुलासा चीन के ही एक थिंक टैंक ने किया है। डॉक्टर कियान फेंग शिंगुआ यूनिवर्सिटी में रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को इंटरव्यू दिया था। इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि किसी तरह तिब्बत के इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क का फायदा चीनी सेना को मिलेगा। उन्होंने कहा था कि अगर चीन भारत सीमा पर किसी भी तरह के संकट के हालात होते हैं तो युद्ध से जुड़े सामानों की डिलीवरी में रेलवे चीन के लिए बहुत बड़ी सुविधा प्रदान करेगा। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस सफर को पूरा करने में करीब 48 घंटे लगते थे, वो अब 13 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक कुछ भी अब 13 घंटे में भी पहुंच सकता है। भारत के लिए चिंता करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में चीन ने पिछले कई सालों में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया है। काम भारत भी कर रहा है, लेकिन चीन के मुकाबले स्पीड बेहद धीमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।